हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। मॉस में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए थे और यूनिट 1 में हम लोग लोड के बारे में पढ़े थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, फिर हम लोग स्ट्रेसेस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता क्या है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है और कॉम्प्रेसिव और शेयर स्ट्रेस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को भी आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता क्या है? तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बॉडी का जो एटम है, बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है, बॉडी का जो पार्टिकल्स है, वह उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स डालेंगे तो उसी समय उस बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है वह अपने अंदर एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर लेता है। जैसे सपोज आपके ऊपर अगर हम लोड डाल रहे हैं तो आपके बॉडी का भी जो मॉलिक्यूल्स है उस फोर्स को थामने के लिए अंदर में एक रेसिस्टिव फोर्स डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसको कहते हैं? तो कहता है कि व्हेन ए कॉम्प्रेसिव लोड इज एक्टिंग ऑन द मेंबर, जब किसी बॉडी पर कोई कॉम्प्रेसिव लोड डालते हैं तो उस लोड के कारण मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू two equal and opposite axial push so that the length of the member is shortened, the stress induced at any cross section of the member is termed as compressive stress। ठीक है, मतलब अगर फिगर से आप समझेंगे तो ध्यान देंगे, आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है। आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब होता है कि ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वह थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे लेंथ में उसका क्रॉस सेक्शन क्या है? कांस्टेंट। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं। कॉम्प्रेसिव लोड कहने का मतलब है कि अगर कोई लोड बॉडी को दबा रहा है, पुश कर रहा है, तो उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव कहेंगे। और इस पुश के कारण क्या होगा? बॉडी का जो लेंथ है वह शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताऊं कि आप कहीं भी एक सेक्शन इस तरह से काट लीजिए। ठीक है, तो ऐसा एक सेक्शन काट लेते हैं और जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, इतने दूर जो सेक्शन काटे उसका लेफ्ट साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए, तो ये कॉम्प्रेसिव फोर्स P है। तो यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? एक रेसिस्टिव फोर्स लगा देगा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप अप्लाइड फोर्स P लगा रहे हैं और रेसिस्टिव फोर्स हमेशा याद रखना अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगा। और नेचर कैसा होगा? तो नेचर सेम होगा। अगर ये कॉम्प्रेसिव लग रहा है तो इस स्ट्रक्चर पर भी ये भी कैसा लगेगा? कॉम्प्रेसिव लगेगा। ठीक है, और अगर ये राइट साइड का इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। ध्यान देंगे, जब राइट साइड का हम लोग फिगर बना रहे हैं तो ये कॉम्प्रेसिव, ये अप्लाइड है और ये रेसिस्टिव फोर्स इस तरह से लग रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर। तो ये जो आर है, अब यहां से अगर आप फाइनल फिगर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा आपको रियलाइज होगा। ये देखिए, ये सेक्शन यहां पर काटे थे, इसका मतलब है इस फोर्स के कारण रेसिस्टिव फोर्स इस तरह से डेवलप हो रहा है और इसके कारण यहां रेसिस्टिव फोर्स इस तरह से डेवलप हो रहा है। आर, ये अप्लाइड फोर्स आपका P है, ये अप्लाइड फोर्स P है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर एक डिफिनीशन में, और क्या कह सकते हैं? द स्ट्रेस which is developed
द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव लोड, नहीं तो आप फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द कॉम्प्रेसिव लोड और फोर्स इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, दूसरे डिफिनीशन में इसको क्या कह सकते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टिव फोर्स। ये जो रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान देंगे इधर, कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? सिग्मा, और सी में सफिक्स दे देंगे, सिग्मा सी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा रेसिस्टिव फोर्स या रेसिस्टिंग फोर्स, जो भी कह सकते हैं। तो रेसिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स होगा, रेसिस्टिव फोर्स जो होगा वह किसके बराबर रहेगा? तो अप्लाइड कॉम्प्रेसिव फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि सिग्मा सी इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव फोर्स या लोड, जो भी आप कह सकते हैं, टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब कि एक यूनिट एरिया में, मटेरियल के किसी एक यूनिट एरिया में कितना रेसिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है उस कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कह रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेस जो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप होता हो, ऐसे स्ट्रेस को क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। देखिए, बहुत सारा डिफिनेशन आपको क्लियर करा रहा हूं। क्या कह रहा है कि व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेस, मतलब अगर किसी मेंबर पर दो एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। एक्सियल कहने का मतलब है कि एक्सिस से होते, बॉडी के एक्सिस से होते हुए जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सियल। ठीक है, तो व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुश सो दैट लेंथ ऑफ द मेंबर इज शॉर्टेन। इस फोर्स के कारण क्या हो सकता है कि इसका जो लेंथ है ये छोटा होना चाहेगा। ये देखिए, ऐसा होना चाहेगा। ठीक है, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज टर्म एज कॉम्प्रेसिव। और उस कॉम्प्रेसिव लोड के कारण मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कह रहे हैं। तो दूसरा क्या डिफिनेशन बताएं कि ऐसा स्ट्रेस जो कॉम्प्रेसिव लोड के कारण डेवलप होता हो उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। या हम लोग तीसरा कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और याद रखना है कि रेसिस्टिव फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? कॉम्प्रेसिव फोर्स। कहां तक? तो एक लिमिट, उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो वहां से आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता क्या है, तो आप सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन कॉम्प्रेसिव फोर्स टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? यूनिट में आ गया कि यूनिट क्या होगा। तो ध्यान देंगे
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव फोर्स है, तो फोर्स का या लोड का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और नीचे में क्या है, एरिया है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं, पीए। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो नेगेटिव। तो याद रखना, यहां पर नोट करके आप लिख लेंगे, आप साथ साथ लिखते जाएंगे भी कॉपी में। ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग जनरली क्या कंसीडर करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा, जैसा लोड लग रहा है, सबसे पहला याद रखना, इसका अगर डायरेक्शन कैसा होगा, तो सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब अगर मेरा फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी किधर होगा, एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है। अगर मेरा फोर्स का नेचर कॉम्प्रेसिव है, तो स्ट्रेस का नेचर भी कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है। तो की पॉइंट आपके पास क्या हो गया, नेचर कॉम्प्रेसिव होगा, डायरेक्शन सेम एज फोर्स होगा। ठीक है। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कैसा होगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा या नॉर्मल स्ट्रेस होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आई थिंक आपको यहां तक में आपको सारा बात क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से आपको हटा रहा हूं ये टर्म। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पर किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन स्टील रॉड 20 mm into 20 mm and length 120 centimeter is subjected to a compressive load of 120 kilonewton. Calculate the stress induced in the member. ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स बनाना हो तो सबसे पहला डेटा को लिखिए और फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इसका 3D व्यू हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसा वो स्टील रॉड होगा जो क्रॉस सेक्शनल शेप का है। तो हम लोग एक ऐसा डायमेंशन ले लिए हैं जिसमें इसके 3D व्यू को दिखाया जा सके। ठीक है। तो आप फिगर जरूर बनाएंगे क्योंकि फिगर से सारा बात ही क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ ऐसा फिगर आपका बन रहा है। ठीक है। क्योंकि देखिए इसका डायमेंशन क्या दिया है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, इसका मतलब इसका ब्रेथ और थिकनेस क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो ये कुछ फिगर लगभग ऐसा बन रहा है। अब ये क्या है, ये 20 mm है, 20 mm, और ये भी क्या है, 20 mm है, और हाई लेंथ इसका जो है वो कितना है, तो ये 120 mm है, 120 mm है। ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये इसका क्रॉस सेक्शन, तो जिस सेक्शन पर लोड लग रहा है, तो ये सेक्शन पर इस तरह से कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा होगा। ये देखिए इस तरह से कॉम्प्रेसिव लोड पी लग रहा होगा। ठीक है, पी लग रहा होगा। तो क्या कह रहा है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन स्टील रॉड, और इसी का जो है आप यहां पर क्रॉस सेक्शन व्यू भी दिखा दीजिए इस तरह से। फिगर जितना क्लियर होगा टीचर को उतना आपको समझने में आसानी होगा कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये देखिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ओके, तो क्या क्या मेरे पास डायमेंशन है, तो सबसे पहला हम लोग यहां से एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया, तो क्या बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में कि जिस सेक्शन पर लोड लगेगा उसी का एरिया कंसीडर करना है स्ट्रेस निकालने के लिए। इसका मतलब है कि लोड ये सेक्शन पर लग रहा है, ये देखिए इस सेक्शन पर लग रहा है, तो इसी सेक्शन का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, ए बराबर, तो यहां पर 20 mm इंटू 20 mm। ठीक है। तो यहां से एरिया आपको निकल गया 400 mm स्क्वायर। ठीक है। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ दे दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर है। हमेशा कोशिश करेंगे
कि जो डायमेंशन रहेगा उसको एक यूनिट में लेके आए। जैसे अगर एरिया आपको mm में दिया है तो कोशिश करेंगे कि इसको भी mm में चेंज कर देंगे। तो 120 गुना 10 कर देंगे इज इक्वल टू 120, क्या चीज़ में आ जाएगा 1 mm। आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख दिए हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और लोड कितना दिया हुआ है, तो लोड जो है वो कॉम्प्रेसिव लोड है जिसको हम P कह रहे हैं। तो ये आपको कितना दे दिया है, तो लोड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 किलो न्यूटन। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 120 किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो यहां से आपको क्या निकालना है, कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, तो कॉम्प्रेसिव लोड के कारण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पर हम कह सकते हैं सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो लोड आपको कितना देते हैं 120 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन और डिवाइडेड बाय कितना 400, क्या चीज में mm स्क्वायर। तो जो टर्म कट रहा है उसको काट दीजिए। तो 1 2 यहां से 2 जीरो कटा, ठीक है, यहां 4 से ये कटा 3 0, तो यहां से कितना हो गया 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहां से हम लोग जो वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है 120 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 400, तो 300 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां से आपको क्या बताऊं, आंसर लिख देना है सिग्मा सी इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स में चलते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरे न्यूमेरिकल्स में क्या लेते हैं कि हम लोग एक होलो शाफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, या एक होलो सर्कुलर रॉड ले लेते हैं और उस पर कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं। ठीक है, तो ए hollow pipe of external diameter ले लेता हूँ 50 mm and internal diameter of 40 mm ले लेते हैं। मतलब एक होलो पाइप ले लेते हैं किसी मेटल का बना हुआ हो जिसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ pipe is 500 centimeter, ठीक, and subjected to compressive load of ठीक है, compressive load of 40 किलो न्यूटन। तो फाइंड स्ट्रेस डेवलप इन द मेंबर, फाइंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मेंबर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर लिया हूं। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको बस ये याद रखना है कि शुरुआती पीरियड में आपको बस छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाना है। जैसे उस क्वेश्चन को बनाने का आपको तरीका समझ में आने लगे फिर आप आराम से हर टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और आपको गारंटी देता हूं कि आप दुनिया का किसी भी मॉस के बुक को आप बनाने के लिए कंफर्टेबल होंगे जब मेरे लेक्चर को आप बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे। ठीक है, वहां पर आप हमको
मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है कि ए हॉलो पाइप दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ए हॉलो पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। अब देखेंगे बहुत सारी जगह में क्या होता है, जो बम्बू होता है जिसको बांस कहते हैं, तो बांस भी क्या होता है, एक हॉलो सेक्शन होता है। ठीक है, और उसको भी बहुत सारे जगह यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, कि स्ट्रक्चर को खड़ा करना है तो नीचे से लगा दिए और लोड उस पर लग रहा है। तो सेम कुछ क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न का है। तो आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हॉलो पाइप है। ठीक है, तो एक हॉलो पाइप है, तो आप सबसे पहला हॉलो पाइप बना लो और ये इस तरह से इसको स्ट्रक्चर को दिखा दीजिए आप फिगर में। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा फिगर कुछ बन गया और ये सेक्शन आप अंदर वाला व्यू को भी दिखा दीजिए, ये देखिए, और ये इसका मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि हॉलो सेक्शन है तो ये तो जो पाइप है, इस पाइप का ये मटेरियल है। अब आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, फिगर अगर आपसे अच्छा से बनने लगा तो आपको आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे पास एक हॉलो पाइप है। सिंपल समझिए कि आपके पास कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर आप हो और वहाँ पर आपको बांस का, बम्बू का यूज़ करना है और उस पर एक कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है। ठीक है, तो लोड इस तरह से लग रहा है। ओके, अब फिर बच्चा के कंफ्यूजन में कि सर लोड तो ऐसे बीच में कैसे लगेगा, ये तो हॉलो सेक्शन है। तो आप रियलाइज कीजिए कि ये स्ट्रक्चर है और हम इसके नीचे बम्बू रखे और ये कैसा हॉलो सेक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका मटेरियल बचा हुआ है वो लोड को ले रहा है। इसका मतलब जो हम कॉम्प्रेसिव लोड ले रहे हैं, ये देखिए, जो हम कॉम्प्रेसिव लोड ले रहे हैं वो कौन ले रहा है, तो ये मटेरियल ले रहा है। और हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो लोड आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा और एरिया जब भी आप निकालोगे तो वैसे एरिया को निकालेंगे जो मटेरियल का होगा। इसका मतलब है कि मेरे जो स्ट्रेस में काम आएगा बस ये जो ब्लैक पोर्शन का शेडेड पोर्शन है, बस वही। इसका मतलब जिस सेक्शन पर लोड लगे या जिस एरिया पर लोड लगे वही उसी का एरिया लेना है, और दूसरा जो मटेरियल उस लोड को थाम रहा है उसी का एरिया लेना है। इसका मतलब है कि हमको एरिया किसका लेना है, तो लोड इस मटेरियल के ऊपर लग रहा है तो इसका लेना है। तो दो चीज याद रखना है कि जब भी आपको स्ट्रेस निकालना होगा तो सबसे पहले आप पता करो कि लोड किस एरिया पर लग रहा है, उसको ले लेना, और वहां कितना मटेरियल है उसको ले लेना। ठीक है, तो मेरे पास डेटा क्या क्या है, तो मेरे पास एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 50 mm दिया हुआ है, 50 mm दिया हुआ है। और इंटरनल डायमीटर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ है 500 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ हो गया, यहाँ से आप लेंथ को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको चाहोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो 500 इंटू 10, तो ये mm में हो गया। अब क्या बोल रहा है, सब्जेक्टेड टू ए कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ, इस पर जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन। तो ये 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या बताया हूं कि एरिया किसको लेना है, तो जिस पर लोड लग रहा है, और किसका लेना है, तो सिर्फ मटेरियल का लेना है। तो मटेरियल तो ये हॉलो सेक्शन में है नहीं, मटेरियल कहाँ है, बस इतने दूर में है। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो आप सर्कल का, इसका देखिए व्यू आप ऐसे दिखा दो, क्रॉस सेक्शन व्यू है, मतलब आपको बस ये सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। ये आपका कैपिटल टी है और ये आपका स्मॉल डी है। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे कि कभी भी सर्कल का एरिया निकालना होगा तो आप बचपन वाला रूल यूज नहीं करेंगे। कौन सा बताया था, πr²। ये नहीं यूज करेंगे, उसके जगह क्या यूज करेंगे, π/4 डी स्क्वायर।
तो हम लोग क्या किए, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया, छोटे वाले से उसको घटा दिए तो हमको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो पाई/4 50 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ में यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और वहाँ से आप जो है वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। और ये आपका 40 है, स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जा रहा है 900 और इनटू शिफ्ट बाय दाब देंगे तो ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एरिया जो वैल्यूज़ निकल रहा है वो 706.858 क्या चीज़ में आ रहा है, mm स्क्वायर में आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड बाई एरिया, लोड बाई एरिया। और लोड कितना दिया हुआ है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर कितना 3 न्यूटन और डिवाइडेड बाई कितना 706.858 क्या चीज़ में, mm स्क्वायर। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है 40 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 706.858, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 56.5588 क्या चीज़ में, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइनल आंसर निकला है तो सिग्मा सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56.588 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल्स पर आ गए हैं, ठीक है। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, द सेफ स्ट्रेस फॉर ए हॉलो स्टील कॉलम विच कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 2.1 into 10 to the power 3 किलो न्यूटन is 125 mega newton per meter square. If the external diameter of the column is 30 centimeter, determine the internal diameter. ठीक है, लगभग प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के ही तरह है, ठीक है, पर थोड़ा सा इस बार चेंजिंग किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि क्लास में ही आपको, इस ऑनलाइन क्लास में ही इतना सारा न्यूमेरिकल्स करा देंगे, बस आप उसको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो रेफरेंसेस बुक आप लिए उससे खोज के एग्जाम्पल एक्सरसाइज आप बनाइए तो गारंटी देता हूं कि आपका मॉस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये जो ब्रांच पेपर है जो आपको पहले भी बताया था कि फाइनली ये आपके कंपटीशन में काम आएगा, तो आपका अभी से ही अगर छोटे छोटे बात को क्लियर करते जा रहे हैं और सारा न्यूमेरिकल्स भी बना रहे हैं तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से सेम फिगर कुछ इस तरह से बनेगा कि एक कॉलम है और उस कॉलम का एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इंटरनल डायमीटर क्या होगा। तो लगभग फिगर जो प्रीवियस हम लोग बनाए थे कुछ इसी पैटर्न का रहेगा कि आपके पास एक हॉलो स्टील कॉलम है। देखिए कॉलम कहने का मतलब होता है कि एनी वर्टिकल मेंबर, कोई भी वर्टिकल मेंबर जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉलम कह रहे हैं। तो एनी वर्टिकल मेंबर विच कैरी द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड कॉलम। मतलब ऐसा कोई भी मेंबर जो वर्टिकल हो और कॉम्प्रेसिव लोड को ले रहा हो तो उसको कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टील का कॉलम है, ओके, और ये इस मटेरियल का मतलब ये जो कॉलम है उसका ये मटेरियल है, ठीक है, जिसका अब व्यू यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसका मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये देखिए, और इस पर क्या है, कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है। और इस मटेरियल जिस चीज का भी बना है, तो बना किसका है, तो स्टील का बना हुआ है। तो यहां से हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि मटेरियल किसका है, तो स्टील कॉलम है जिसका एक्सियल लोड आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो न्यूटन। देख लेंगे अच्छे से, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2.1 इंटू देखिए 10 टू द पावर 3 और किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, ये न्यूटन हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि इस पर जब ये कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है,
इस कॉलम पर जब कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है तो इसमें जो सेफ स्ट्रेस हो रहा है, तो कॉम्प्रेसिव लोड के कारण कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्या बोल रहा है? द सेफ स्ट्रेस फॉर ए हॉलो स्टील कॉलम विच कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 2 पॉइंट समथिंग इज 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो सेफ स्ट्रेस है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेफ स्ट्रेस है, मतलब इस लोड में यहां तक स्ट्रेस ले सकता है, उसका नेचर कैसा है? कॉम्प्रेसिव है। क्यों कॉम्प्रेसिव है? क्योंकि इस पर जो लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है? कॉम्प्रेसिव। कैसे पता चला? तो कॉलम है, कॉलम क्या होता है? पिलर है, पिलर में कौन सा लोड लगता है? तो कॉम्प्रेसिव लोड रहता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा सी का वैल्यू यहां क्वेश्चन में क्या किया है? गिवन है। कितना दिया हुआ? 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा को कन्वर्ट कर लीजिए 125 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए, क्लियर हो रहा है? अब आपके पास क्या है? तो अब आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या है इसका? एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर को डी कह रहे हैं। कितना दिया हुआ है? तो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां से कन्वर्सन कर लो, या तो mm में बना लो इसको, नहीं तो मीटर में बना लो। तो बेस्ट क्या है कि आप जानते हो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100। क्या चीज में? मीटर में। क्लियर है? तो आप इसको क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो यहां से ये वैल्यूज कितना आ गया? 0.3 मीटर में आ गया। और इंटरनल डायमीटर को क्या कहें? डी। ये क्वेश्चन मार्क देती है, यही तो हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से यूज करेंगे, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब मेरे पास क्या क्या रिलेशन है? तो सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई एरिया। लोड को स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है 125 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लोड कितना है? तो 2.1 इंटू 10⁶ न्यूटन। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, अच्छे से आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, और यहां से आपके पास एरिया कितना है? तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? तो ध्यान देंगे, एरिया बराबर π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एरिया कितना हो जाएगा? तो π/4 कैपिटल डी, तो कितना हो गया? 0.3 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यहां से जो यूनिट है ये आप मीटर में लेके चल रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो कुछ कुछ टर्म इसका कट सकता है, या इसको छोड़ दीजिए, यूनिट अभी मत लिखिए। यहां से न्यूटन को न्यूटन काट लीजिए, 10⁶ है, 10⁶ काट लीजिए, और इसको अच्छे से अरेंज कीजिए। ठीक है, तो कितना बचा है? 125 क्या चीज में? मीटर स्क्वायर। यहां कितना है? 2.1 π/4 0.3 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको आप एडजस्ट कर लो, देखो तो 125। ठीक है, और ये आपका जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां डिवाइड कर देता हूं 2.1। ध्यान देंगे, इधर रिपीट कर रहा हूं, इसको यहां पर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये पूरा टर्म को यहाँ ले आइए, तो 0.3 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 125। देख लीजिए, और आप क्या करो, इसको यहाँ पर आप लिख दो 0.3 का स्क्वायर और माइनस 2.1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई पाई इंटू 125। तो ये क्या हो जाएगा? ये डी स्क्वायर उधर चला गया, डी स्क्वायर उधर चला गया। चेक कर लेंगे अच्छे से। अब आपके पास क्या क्या टर्म आ गया है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास बहुत सारा टर्म आ गया है। तो कितना वैल्यूज है आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर माइनस आप यहाँ पर लिख देंगे 2.14, 2.1 इंटू 4। ठीक है,
आप इसको कैलकुलेटर से खुद से कैलकुलेट भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 2.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 125 ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 0.09 और माइनस 0.021 ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वायर जो है वो आ गया 0.09 माइनस 0.021 ठीक है। तो यहाँ से 0.09 ठीक है, 0.09 माइनस 0.021 ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है 0.069 हो रहा है ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है ठीक है। तो 0.069 और यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है 0.26 आ रहा है ठीक है। तो ये डी का वैल्यूज़ आ गया, यहाँ तक डी स्क्वायर है। ओके, तो हम लोग यहाँ से जो वैल्यू है ये यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये किस यूनिट में आ गया, ये मीटर में आ गया ठीक है। अब क्वेश्चन आपको किस यूनिट में दिया है, तो क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है। तो आप भी क्या करेंगे, आंसर जो है सेंटीमीटर में लाएंगे। तो कितना है, 1 मीटर में 100 है, तो 100 से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है डी बराबर 26.26 सेंटीमीटर आ गया। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल्स भी समझ में आ चुका होगा। तो आज के सेशन में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स लिए थे और अब आप क्या करेंगे, अपने बुक से सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। तो आई थिंक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है शेयर स्ट्रेस को डील करेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए ठीक है। थैंक यू।